नमस्कार साथियों, संकल्प क्लास में एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पूर्व में हम लोगों ने तत्पुरुष समास और अव्ययभाव समास के बारे में अध्ययन किया। किस प्रकार से समास विग्रह किया जाता है, किस प्रकार से हम समास को ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं, शब्द को देखकर हम लोग तुरंत समास की पहचान कर सकें। ये सारी की सारी बातें हम लोगों ने अपने पूर्व के 3 वीडियो में देखे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा है कि तत्पुरुष समास के जो मुख्य भेद हैं, उन मुख्य भेदों के साथ साथ अन्य भेद भी हैं। उन अन्य भेदों के बारे में भी हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। आज हम लोग जिस विषय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं वह विषय है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या है? उस कर्मधारय समास के अंदर हम लोग किन किन को देखेंगे, वो सारी चीज़ें आपके सामने इस बोर्ड पर दिखाई दे रही है। कर्मधारय समास में एक पद विशेष्य होता है। मैंने आपको कहा था कि जब हम समास को पढ़ते हैं तो समास के अंदर व्याकरण के अन्य भेदों, अन्य चीज़ों को भी पढ़ते हैं। तो यहाँ आज हम कर्मधारय समास के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें एक तो विशेष्य को पढ़ने वाले हैं और इसके साथ साथ हम लोग विशेषण को पढ़ने वाले हैं, यानी विशेषण और विशेष्य को पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा उपमेय और उपमान को पढ़ने वाले हैं। इनको समझने से पहले, पूरे कर्मधारय समास को समझने से पहले हम लोगों को विशेषण और विशेष्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। मैंने आपके सामने शब्द लिखा काला घोड़ा। परिभाषा आपके सामने है और मैंने आपको बता दिया कर्मधारय समास के अंदर हम लोगों को किस चीज़ को सीखना है, समझना है। काला घोड़ा और घोड़ा काला, ये जो चीज़ें आपके सामने रखी हुई है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इन दोनों में शुद्ध कौन सा है? तो अधिकांश लोग क्या सोचते हैं कि ऊपर वाला शुद्ध है, कई लोग सोचते हैं नीचे वाला शुद्ध है, लेकिन वास्तव में दोनों ही शुद्ध है। क्योंकि विशेषण आगे भी लग सकता है और पीछे भी लग सकता है, कहीं पर भी इस विशेषण का प्रयोग किया जा सकता है। अब आप लोग देखेंगे कि कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य किस प्रकार से प्रयुक्त होता है। सबसे पहले जब हम स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के बाद जब क्लास में जाते हैं तो क्लास में जाने पर हम लोगों को एक चीज़ दिखाई देती है। वो चीज़ दिखाई देती है श्यामपट्ट। क्या दिखाई देती है? श्यामपट्ट। आप लोग देखते हैं भाई श्यामपट्ट जिसे हम ब्लैक बोर्ड कहते हैं। तो श्याम का मतलब होता है काला और इस पट्ट का मतलब होता है लकड़ी का जो बड़ा सा फट्टा होता है, उसे श्यामपट्ट कहते हैं। तब ये तो हो गया संज्ञा शब्द और ये हो गया रंग। ये रंग को दर्शाता है और ये संज्ञा शब्द को दर्शाता है। तब हमारे ध्यान में आता है कि विशेषण की परिभाषा क्या है। विशेषण की परिभाषा है कि जिस शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट होती है, वह विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। अब यहाँ पर विशेषता प्रकट किसकी हो रही है? इस पट्ट, लकड़ी का पट्ट यानी कोई वस्तु है, तो इस वस्तु की विशेषता क्या है कि ये काले रंग की है। तो जहाँ विशेषताएं प्रकट होती है वहाँ पर विशेषण का प्रयोग होता है। और विशेषण के प्रयोग के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि ये जो विशेषण शब्द दिखाई दे रहा है उसके बाद हम विपरीत उसकी परिभाषा करते हैं कि जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है वो संज्ञा शब्द होता है, लेकिन विशेषण टॉपिक के अंतर्गत वह क्या कहलाता है? तो हम कहते हैं विशेषण टॉपिक के अंतर्गत उसी हम लोग विशेष्य कहते हैं। अर्थात संज्ञा शब्द और विशेष्य शब्द एक ही चीज़ होती है, अलग अलग नहीं होती। तो मैंने क्या कहा कि हम लोग जब समास को पढ़ेंगे तो उसमें आधे से अधिक व्याकरण के टॉपिक आ जाएंगे। तो यहाँ विशेषण और विशेष्य दोनों टॉपिक आ गए। इसलिए कर्मधारय समास की परिभाषा क्या है कि जिस समास में एक पद विशेष्य है, एक पद विशेषण होता है। दूसरी बात करते हैं उपमेय और उपमान की। यह काव्यगत चीज़ें हैं। तो इसके बाद विशेषण को समझने के बाद हम उपमेय और उपमान को समझेंगे। तो आप लोग देखेंगे कि कर्मधारय समास में द्वितीय पद प्रधान है। कौन सा पद प्रधान है? द्वितीय पद प्रधान है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। विशेषण के बारे में देखने के बाद विशेषण को और एक नई चीज़ आपको विशेषण के बारे में समझाता हूँ। मैंने लिखा गाय।
गाय शब्द लिखते ही आपको ध्यान में आता है कि गाय शब्द एक संज्ञा शब्द है। क्या है? संज्ञा शब्द। और गाय कहने पर जितने भी प्रकार की गायें हैं, जितने भी प्रकार के सफ़ेद रंग की, काले रंग की, थारपारकर जो भी गायें हैं, राठी गाय है, नागौरी गाय है, देसी गाय है, जो भी गाय आपको ध्यान में आती है वो सारी गायें आ गई। लेकिन अब मैंने जब इस गाय शब्द की आगे लिख दिया काली गाय, तो ये क्या है? गायों की विशेषता है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि गाय में तो सारी गायें थी, लेकिन जो ही काली गाय किया, काली गाय करते ही यह काली शब्द लगते ही इसने इस संज्ञा शब्द को क्या कर दिया? संकुचित कर दिया। यानी विशेषण संकुचित करने का काम भी करता है। अब हम आगे चलते हैं उपमेय और उपमान की तरफ। यहाँ आप खूब सारे शब्द देखेंगे। उदाहरण के तौर पर एक शब्द मैं आपको और दे देता हूँ जो परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है, नील कमल। तो नील का मतलब नीला रंग, और कमल वस्तु है, तो इस कमल शब्द की विशेषता क्या है कि यह नीला रंग का है। तो यानी एक शब्द विशेषण हो गया, एक शब्द संज्ञा शब्द हो गया। तो संज्ञा शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को हम लोग विशेषण कहते हैं। और हमें कर्मधारय समास में ऐसे ही शब्द को देखना समझना है। यही चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने जो चीज़ बताई है कि आपको क्या करना है, वो जो शिरोरेखा खींची हुई सामासिक पद आया हुआ रहेगा, उस सामासिक पद में आप लोगों को केवल इतना ध्यान करना है कि दोनों में से कोई विशेषण शब्द है क्या, दोनों में से विशेषण शब्द और दूसरा संज्ञा शब्द है, तब आप सहज रूप से उसे कर्मधारय समास के अंतर्गत ले लेंगे। इसका विग्रह कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल आप लोग इस चीज़ को देखिए। अब हम बात करते हैं उपमेय और उपमान की। अब इनकी बात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि विशेषण, विशेष्य, उपमेय और उपमान, इनकी विशेषता किस प्रकार की होती है। विशेषण किसे कहते हैं? जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट होती है, उसे विशेषण कहते हैं। अब मैंने इस विशेष्य को सरल कर दिया, परिभाषा को। आप लोग क्या करते हैं कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, लेकिन यहाँ मैंने क्या किया, संज्ञा शब्दों को ही विशेष्य कहा जाता है, ताकि आपको ध्यान में रहे कि किस प्रकार से हम लोग इसकी बात को समझ सकें। यानी मूल चीज़ क्या है, संज्ञा शब्द ही है, तो संज्ञा की ही विशेषता बताई जाती है। आगे हम चलते हैं उपमेय और उपमान। उपमेय और उपमान को समझने के लिए इन दो शब्दों का ध्यान करना है, जिसकी और जिससे। किस प्रकार से ध्यान करेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ हम लोग इस बात को समझते हैं, मोहिनी का मुख चंद्रमा के समान है। ये एक वाक्य लिखा मैंने। अब आप लोगों से मैंने पूछा कि तुलना किसकी हुई, कि जिसकी तुलना की जाती है। तुलना किसकी हो रही है? मुख की तुलना हो रही है। जिससे तुलना की जाती है, किससे तुलना कर रहे हैं, यानी मुख को किसके समान बताया? आप लोग कहेंगे चंद्रमा के समान बताया। किसके समान बताया? चंद्रमा के समान बताया। तो परिभाषा क्या कहती है? उपमेय की परिभाषा क्या कहती है? कि जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है। तुलना किसकी हो रही है? तो हम लोग देखते हैं, ये हो गया उपमेय। उपमेय और उपमान को सबसे सरल तरीका समझने का यही है। जिससे तुलना की जाती है, किससे तुलना हो रही है? आप लोग कहेंगे चंद्रमा से तुलना हो रही है, इसलिए क्या हो गया? उपमान हो गया। तो इस प्रकार से जब शब्द आते हैं, इस शब्द को अगर हम लोग समास के रूप से देखें, मुख चंद्र या चंद्रमुख, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ये कर्मधारय समास का उदाहरण हो गया, क्योंकि इसके अंदर एक उपमेय आ गया, एक उपमेय आ गया और एक उपमान आ गया।
ये उपमेय आ गया और ये उपमान आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जिसकी तुलना की जाती है और जिससे तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मूल में अब हमारे सामने जो परीक्षा में प्रश्न आता है, उस परीक्षा में आने वाले प्रश्न के बारे में हम लोगों को गहनता से विचार करना पड़ेगा। क्योंकि साथियों, आप लोग देखेंगे कि पटवार की परीक्षा भी आगे सर गई है, वो भी स्थगित हो गई है। तो आप लोगों को बहुत अच्छा अवसर मिल गया है और अच्छी तैयारी करने के लिए। आप लोग देखिए कि इस विषय को समझने के लिए कि हम किस प्रकार से इसका विग्रह करें, इस रूप को भी हम लोगों ने बिल्कुल सरल तरीके से आपके सामने रखा है। और वो सरल तरीका क्या है? वो सरल तरीका आपके सामने रखा हुआ है। वो सरल तरीका आपके सामने रखा हुआ है। देखिए कि जब विशेषण और विशेष से होता है, जब विशेषण और विशेष से होता है, तब समास विग्रह करते समय हमें इन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। ह जो, या ह के साथ जिसका, या ह के साथ जिसकी। और जब उपमेय उपमान हो तब हमें के समान और रूपी शब्द इनका प्रयोग करना चाहिए। हम आगे कर्मधारय समास के तुलनात्मक अध्ययन को भी समझेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम जिस चीज़ को देखने वाले हैं, जिस चीज़ को समझने वाले हैं, वो सब आपके सामने है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और ये इस प्रकार की चीज़ें हैं कि आप आसानी से परीक्षा में उत्तर दे सकते हैं। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, क्योंकि उदाहरण के बिना कर्मधारय समास अधूरा है। तो यहाँ आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इन एग्जाम्पल्स को आप लोग देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम कंपैरेटिव तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और वो करना बहुत आवश्यक है। लेकिन उससे पहले उत्तर सारे आपके सामने रखे हुए, प्रश्न भी सारे साथ में रखे हुए। हमें समझना क्या है, शब्द क्या लिखा हुआ है? नील कमल। तो नील शब्द जब लिखा हुआ रहता है तो इस नील का मतलब नीला होता है। इस नील का मतलब नीला से लिया जाता है। कमल यानी ये संज्ञा शब्द है, यानी रंग जहाँ भी आएगा, कलर जहाँ दिखाया जाता है शब्द में, तो आपको समझना चाहिए कि वहाँ गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो कमल शब्द संज्ञा शब्द है। जब इन दोनों का समावेश हो गया तो मैंने क्या कहा, अभी आपको मैंने एक चीज़ बताई कि जब हम इसका विग्रह करते हैं, नील है जो कमल, किसका प्रयोग कर दिया? ह जो का प्रयोग कर दिया। इतना करने के बाद नील, कई लोग नीला लिख देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जो मूल दिया हुआ वह करें। मान लो आप लोग कहते हैं कि नीला, परीक्षा में नीला आ जाए तो नीला भी कर सकते हैं। इनमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि दोनों आगे तो नहीं आएंगे, एक आएगा, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो। दूसरी बात करते हैं, इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल दे दिया, नीलोत्पल। अब आपको शब्द की जानकारी नहीं है, ये शब्द बना कैसे? जब समास हमने प्रारंभ किया था, समास की जो बेसिक चीज़ आप लोगों को मैंने समझाई थी, तो उस समास की बेसिक चीज़ में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि समास करते समय हम लोग संधि के नियमों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ संधि का नियम हो रखा है, ऊ की मात्रा आ रखी, तो आप ध्यान करिए कि ऊ की मात्रा किस में आती है, तब आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पर गुण संधि का प्रयोग हो रखा है। आप लोग सीधा कहेंगे यहाँ गुण संधि का प्रयोग हो रखा है, और गुण संधि का प्रयोग होने का मतलब हो गया नीला प्लस उत्पल। ये चीज़ आ गई, नीला प्लस उत्पल आ गया। तो नीला प्लस उत्पल यदि हम लोग लिखते हैं तो आप समझिए उत्पल शब्द क्या है, ये पता नहीं है आप लोगों को। क्यों पता नहीं है? क्योंकि मैंने आपको बार बार ये निवेदन किया कि आप पांच चीज़ें सबकी याद करिए। 5 पर्यायवाची शब्द रोज याद कीजिए, विलोम शब्द रोज याद कीजिए, मुहावरे, लोकोक्ति, युग्म शब्द, सब चीज़ें आपको 5 याद करने के लिए मैंने कही थी। करीब 7 चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि 7 चीज़ें रोजाना हम लोगों को पढ़ना चाहिए। केवल 5, गिनती की 5 बता रहा हूँ। रीट वाले भी ध्यान कर लीजिए, रीट वाले भी क्या करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, एन मौके पर हाय तोबा करते हैं, अब क्या होगा अब क्या होगा। अभी बता देता हूँ, 1 तारीख से लेकर 4 महीने तक आपके पास समय है। 4 महीने का समय आपको क्या दर्शाता है? दिन कितने हो गए? 3 के हिसाब से 1
120 दिन हो गए, तो 120 दिन इंटू 35। अब आप हिसाब कर लीजिए कि आप लोग कितनी सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, क्योंकि 7 चीज़ें हैं। 7 इंटू 5 बराबर 35, और 35 को 120 दिन से गुणा कर लीजिए। आप रोज़ाना यदि इनको पढ़ते हैं तो आपको इतनी शब्द याद हो जाएंगे, इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान में आ जाएगी कि आप लोग कहीं पर भी किसी प्रकार की समस्या में पड़ेंगे नहीं। अब इन चीज़ों को देखिए, उत्पल शब्द कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ भी आ गया नीला है जो उत्पल, क्योंकि संधि विच्छेद होगा, संधि विच्छेद होते ही नीला शब्द आ जाएगा। अब छोटी सी चीज़ और समझिए, शब्द लिखा हुआ है महा, 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 महा लिखा हुआ है, यानी ये महान को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? महान को दर्शाता है। जब ये महान को दर्शाता है, महा शब्द आएगा। संधि जब पढ़ी थी तो उसमें भी ये चीज़ मैंने बताई थी। ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ, ये छोटी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। महा शब्द आते ही महान हो गया, यानी एक विशेषता हो गई। महान होना विशेषता होती है। विशेषता यानी विशेषण। जब विशेषण हो गया तब आप आसानी से इसके उत्तर को कर सकते हैं। महा यानी महान बनाना है। महान है जो ऋषि, महासागर, महान यानी बहुत बड़ा विशाल है जो सागर। नव युवक, नव यानी क्या होता है? अब आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नव का मतलब नया, तो नव है जो युवक, नव युवक हो जाएगा। मंद बुद्धि, मंद बुद्धि कहते हैं, मंद यानी धीमी, कम चलने वाली, ये भी तो विशेषता है। तो मंद है, बुद्धि किसकी होगी? किसी इंसान की होगी, इसलिए इसमें क्या शब्द आ गया? जिसकी आ गया। खुश यानी अच्छी, खुश का मतलब अच्छी, बू का मतलब महक। ये शब्द आपको आने चाहिए, तब कहीं जाकर हम लोग इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। यह जो एग्जाम्पल आपके सामने रखे, यह एग्जाम्पल किस प्रकार के हैं? विशेषण और विशेष्य के एग्जाम्पल हैं। अब परीक्षा में हम लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं? वो कन्फ्यूज़न आप लोगों को देखना है। तुलनात्मक अध्ययन कैसे करते हैं वो चीज़ अब देखिए। मान लीजिए शब्द आ गया, समझना, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ और उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग कंपेयर करते हैं। पहले भी की थी, अब भी करता हूँ। मान लीजिए शब्द लिखा हुआ है नीलकंठ। बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है, सबको पता है, सब जानते हैं, लेकिन जहाँ जानना चाहिए वो चीज़ नहीं जानते। शब्द आ गया नीलकंठ। नील, अभी वहाँ आया था नीलकमल। नील यानी नीला, आया कि नहीं आया? आप इसका विग्रह इस प्रकार से कर देते हो, नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ। अगर आपने विग्रह इस प्रकार से किया है, यानी इसको बीच में रखा है, तब समास हो जाएगा कर्मधारय समास। यही कंपेयर करना है, मूल चीज़ यही। नीलकंठ शब्द लिखा हुआ है, नीला है कंठ जिसका। फर्क कितना है? इस जिसका शब्द को उठाकर पीछे रख दिया। नीला है कंठ जिसका, वह कौन है? बात आगे चलती है, वह कौन है? जो ही इस प्रकार का विग्रह आ गया, किस में चला जाएगा? बहुब्रीहि में चला जाएगा। ये चीज़ आपको समझनी है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि एक शब्द के अंदर दो समास का प्रयोग किया जा सकता है। जब दो समास का प्रयोग किया जा सकता है तो वो प्रयोग करें कैसे? तो पहले तो आपको समझना है कि नीलकंठ और विग्रह इन दोनों का किस प्रकार से आता है। यदि कर्मधारय है, कर्मधारय समास है, तो इसका विग्रह इस प्रकार से आएगा, और यदि इस प्रकार का विग्रह दिया हुआ है तो वह बहुब्रीहि समास आएगा। अब फिर एक प्रश्न और दिमाग में चलता रहता है, क्योंकि परीक्षा दे रहे हैं, कहीं कोई प्रश्न गलत नहीं हो जाए, ये बातें हमारे दिमाग में आती रहती हैं। तब क्या बात आएगी कि हम इसको माने किस में? तो शुद्ध रूप से तो इसको बहुब्रीहि में ही मानना है। क्यों मानना है? क्योंकि आपको पता है कि यह शंकर शिव का पर्याय है।
और जिन शब्दों से पर्याय होने की संभावना रहती वहाँ आप उसे बहुव्रीहि समास में मानना चाहिए। अगर केवल और केवल ये दिया हुआ रहे नीलकंठ और विकल्प में एक कर्मधारय है, समझना प्रश्न को, क्योंकि ये चीज़ परीक्षा में कंफ्यूज करती है। कई चीज़ें तो आपको आती है, मुझे भी पता है आपको आ रही है, जो फ्रेशर हैं उनके लिए भी आसान हो जाएगा कि भाई परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये एग्जाम्पल्स आपके, ये सारे के सारे एग्जाम्पल परीक्षा में पूछे हुए हैं। विकल्प नंबर 2 द्विगु, विकल्प नंबर 3 तत्पुरुष और विकल्प नंबर 4 अव्यय। अगर इस प्रकार के 4 विकल्प दिए हुए हों तो इसको किस में लेंगे? कर्मधारय में लेंगे। सीधी सीधी बात है, क्योंकि नीला रंग को दर्शाता है, कंठ एक अंग है तो संज्ञा शब्द हो गया, तो संज्ञा की विशेषता है कि वो नीला रंग का है। मोर का पर्यायवाची शब्द भी नीलकंठ है, तो मोर के पर्यायवाची के रूप में भी ये काम आता है। अब मान लीजिए परीक्षा में प्रश्न आ गया, बहुव्रीहि, बाकी विकल्प वैसे रख दिए, तब आप किसको मानेंगे? बहुव्रीहि को ही मानेंगे। ये हो गया। अब मान लीजिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ होती है कि सर दोनों ही आ गए तो क्या करेंगे? अब ये कर्मधारय लिख देता हूँ, यहाँ कर्मधारय होगा, कर्मधारय समास आ गया। अब आप क्या करेंगे? सर दोनों ही सही है, नहीं, शुद्ध ये है, इसी को ठीक मानना है। यही बात आपको विशेष तौर से समझानी थी। प्रश्न 3 प्रकार के बनते हैं। अब एक प्रश्न क्या बनता है कि ये आपको विग्रह दे दिया, नीला है जिसका कंठ, और ये चारों ही विकल्प आपको दे दिए। अब आप क्या करोगे? मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छे से समझ रहे हैं कि पहले क्या था? केवल शब्द दिया हुआ था और 4 विकल्प दिए हुए थे। शब्द दिया हुआ था, 4 विकल्प दिए हुए थे, उसके हिसाब से उत्तर करना था। बहुव्रीहि समास एकदम सही है। अब ये कहता है नहीं, हम लोग तो इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में दे देंगे। एग्जामिनर ऐसा कहता है, नीला है जिसका कंठ, ये दे दिया और ये 4 विकल्प दे दिए। अब आप किसको ठीक करोगे? तो भी अधिकांश लोग क्या करेंगे? बहुव्रीहि को ठीक कर देंगे। जबकि यहाँ बहुव्रीहि ठीक नहीं है, यहाँ कर्मधारय ठीक है, क्योंकि इसका विग्रह इस प्रकार का है, इस प्रकार का इसका विग्रह नहीं है। विग्रह को देखना और समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि कंपैरेटिव स्टडी करना बहुत आवश्यक है। हम धीरे करते हैं, लेकिन आपको जो चीज़ दे रहे हैं वो बहुत ठोस दे रहे हैं कि आपके कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी गलती होने की गुंजाइश नहीं होगी। तो देखिए, मैंने आपके सामने एक शब्द को लेकर इतने प्रकार के दिमाग में जो उलझने थी, वो सारी उलझने इसके माध्यम से निकाली है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अभी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए हम लोग कर्मधारय समास को समझ रहे थे। अब एक और चीज़ प्रश्न के साथ दादा वो चीज़ भी देखी। अब हम जिस चीज़ को देखने वाले हैं वह चीज़ अव्ययभाव भाव समास से मिलती जुलती होगी। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, उसको देखिए। आप लोग देखेंगे कि कई सारे उपसर्ग, पहले हमने क्या पढ़ा था और पढ़ते समय भी मैंने आपको इस बात की तरफ इशारा किया था कि उपसर्ग का जो प्रयोग है वह अव्ययी भाव समास में होता है। ये चीज़ मैंने आपको पूर्व में भी लिखाई थी। उपसर्गों का प्रयोग अव्ययी भाव समास में होता है, लेकिन ये बात बताई थी कि कुछ ऐसे उपसर्ग होते हैं जो विशेषण का कार्य करते हैं, और विशेषण का कार्य करते समय वह अव्ययी भाव समास में न आकर कर्मधारय समास में आएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि कर्मधारय शब्दों का निर्माण करने वाले उपसर्ग कौन कौन से हैं। तो आप लोग देखेंगे कि इस प्रकार से कर्मधारय समास में आने वाले सत, सु, स, कु, क, का, बहु और दुन, ऐसे उपसर्ग जो विशेषण का निर्माण करते हैं या विशेषण के रूप में आते हैं, स्वतंत्र रूप से उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन जो ही वो किसी शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तब वह उसकी विशेषता बताना प्रारंभ कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपके सामने कुछ शब्द लिखे हैं। शब्द क्या है? सुकन्या, सु, सु यहाँ
सु उपसर्ग को आप लोग देख सकते हैं, यहाँ सत उपसर्ग को देख सकते हैं, संधि का नियम इसमें लगा हुआ है, व्यंजन संधि का नियम लगा हुआ है। यहाँ आप लोग का को देख सकते हैं, दुर को देख सकते हैं, क को देख सकते हैं, स को देख सकते हैं, कु को देख सकते हैं, बहु को देख सकते हैं और दुष्ट को देख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि हम लोग ऐसे उपसर्गों का प्रयोग करके विशेषण शब्दों का भी निर्माण कर सकते हैं। इसलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग चीज़ को देख रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप का मतलब हो गया, पहले हम लोगों ने देखा सामान्य रूप से जो विशेषण शब्द आते हैं, मूल में हमारे जीवन में काम आते हैं, उन शब्दों के बारे में हमने देखा। अब दूसरा जो रूप देख रहे हैं वो दूसरा रूप है कि उपसर्ग भी विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं या विशेषण शब्दों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब उसको भी देख लिया। अब जब उसको देखा तब आप लोग कहेंगे सु है कन्या। सु कन्या है का मतलब क्या हो गया? अच्छी है जो कन्या। सु का मतलब क्या होता है? अच्छी होता है। सुकर्म, अच्छे जो कर्म होते हैं उसे कहते हैं। यानी है क्या? उपसर्ग। बार बार कह रहा हूं मैं इस बात को, बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि हम लोगों ने अव्ययभाव समास में भी इनको देखा है। उपसर्गों को अव्ययभाव समास में भी देखा है, लेकिन यहाँ यह समास में, कर्मधारय समास में विसर्ग विशेषण के रूप में काम आ रहे हैं। इसलिए आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। का मतलब क्या होता है? यहाँ का लिखा हुआ है। कई लोग सोचते हैं का मतलब होता क्या है? का पुरुष, यहाँ का पुरुष का अर्थ हो गया, का मतलब होता है कायर, है जो पुरुष। पढ़ क्या रहे हैं कि जो विशेषण और विशेष्य, विशेष्य मतलब संज्ञा, यही तो पढ़ रहे हैं। विशेषण या विशेष्य यही पढ़ रहे हैं, लेकिन रूप बदल गया। पहले सामान्य जो विशेषण हम लोगों ने पढ़ रखे थे, गुणवाचक विशेषण ले लो, संख्या संकेतवाचक है, सार्वनामिक है, वो जो चीज़ें हम लोगों ने परिमाणवाचक है, संख्यावाची है, वो सारे जो विशेषण पढ़े थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला गुणवाचक विशेषण है, उनसे मिलते हुए, उनसे मिले हुए शब्द यहाँ प्रयुक्त हुए थे। यहाँ अब हम जिस चीज़ को देख रहे हैं वो ये महत्वपूर्ण चीज़ है, इनको हम लोगों को ध्यान करना है। और मैंने भी इसको हाईलाइट इसीलिए कर रखा है ताकि आप इसे देखें और देखते ही वह चीज़ आपके समझ में आ जाए और एकदम सटीक जो विश्लेषण आप लोग कर सकते हैं। दुर्गंध, दुर का मतलब यहाँ शब्द क्या लिया गया? बुरा, बुरी। बुरी है जो गंध, गंध का मतलब महक, तो जो महक गंदी है उसे दुर्गंध कहेंगे। सुगंध कहते हैं कई बार, यहाँ सुगंध शब्द भी लिख सकते हैं, सुगंध, इसका विपरीत हो जाएगा। सु का मतलब यहाँ क्या हो गया? अच्छी से हो गया। इसलिए मैं आपको बड़े इत्मीनान से इस कर्मधारय समास के बारे में बता रहा हूँ कि कर्मधारय समास में और क्या क्या चीज़ें आ सकती है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके संबंध में यदि कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में, यहाँ फिर आएगा स पूत, स का मतलब अच्छा, कपूत यहाँ बुरा, कुमति, कुमति बुरी मति, और जहाँ सुमति आ जाए, जहाँ कुमति, जहाँ सुमति ऐसे शब्द आते हैं, सु आ जाए तो अच्छी हो जाएगा। यानी ये विलोम शब्द का भी निर्माण करते हैं, ऐसे शब्दों से जिससे विलोम शब्द का भी निर्माण होता है, ऐसा भी देख सकते हैं। विलोम शब्द भी ऐसे बन रहा है, इसमें कु लगा, विलोम शब्द बहुत अच्छी चीज़ है। जब हम विलोम शब्द को पढ़ेंगे तब आपको ध्यान में आएगा कि उपसर्ग लगाने से भी विलोम शब्दों का निर्माण होता है। वो आगे जब विलोम शब्द का विषय पढ़ेंगे तब तक आप इसको देखिए। यदि इसमें कोई भी बात आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ तक तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से विशेषण और विशेष्य का प्रयोग होता है कर्मधारय समास में। यह भी देखा कि किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और एक शब्द कर्मधारय समास में भी आ सकता है और वही शब्द बहुब्रीहि समास या किसी अन्य समास में प्रयुक्त हो सकता है। अब जिस चीज़ को हम लोग देखने जा रहे हैं वो आपके सामने है। उपमेय उपमान के आधार पर कर्मधारय समास किस प्रकार का होता है। अभी मैंने आपको बताया था उपमेय किसे कहते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उपमेय जिसकी शब्द यही काम आएगा,
जिसकी तुलना की जाती है। उपमाना, जिससे, बहुत लंबी चौड़ी परिभाषाएं नहीं समझनी, जो चीज़ ठीक से समझ में आए, छोटे रूप में समझ में आए उसे उसी रूप में समझना चाहिए। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, वो एग्जाम्पल आपके सामने रखे हुए हैं और इस एग्जाम्पल में आपको उत्तर किस प्रकार से देना चाहिए वह भी सारी चीज़ें आपके सामने रखी हुई है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है वज्रांग। जब हम इस शब्द के दो टुकड़े करते हैं, समझना, उदाहरण आपके सामने रखे हुए हैं, सब चीज़ें आपके सामने रखी हुई है, लेकिन अब समझना ज़्यादा आवश्यक है। वज्रांग शब्द लिखा हुआ, वज्र और अंग, ये दो शब्द थे। तुलना किसकी हो रही है, समझिए, तुलना किसकी हो रही है? जिसकी तुलना की जाती है। यहाँ अंग शब्द की तुलना की जा रही है। किससे की जा रही है? वज्र से की जा रही है। अर्थात उपमेय शब्द कहाँ आया? बाद में आया। उपमान शब्द कहाँ आया? पहले आया। बात आपको स्पष्ट दिखाई दे रही होगी, आप समझ भी रहे होंगे। यहाँ जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, वज्रांग शब्द जो है, इस वज्रांग शब्द में उपमेय और उपमान कहाँ पर है? उपमेय पीछे आ रहा है, उपमान पहले आ रहा है। जब उपमेय पीछे आता है, उपमान पहले आता है, तब हम लोगों को के समान का प्रयोग करना चाहिए। यह चीज़ समझाना अति महत्वपूर्ण है कि उपमेय उपमान आएगा, कभी आगे आ जाएगा, कभी पीछे आ जाएगा। यहाँ देखते हैं, इस शब्द में देखते हैं, नर और सिंह। नर शब्द अलग है, सिंह शब्द अलग है। तब इसके दो एग्जाम्पल बनते हैं, जो नर है, जो सिंह है, जो नर है, जो सिंह है। इस प्रकार से भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इसका दूसरा एग्जाम्पल और होता है। मैंने दोनों ही बातें बताई है, क्योंकि नर सिंह का मतलब क्या था? आधा शरीर इंसान का और आधा शरीर शेर का, सिंह का था, इसलिए नर सिंह कहा। लेकिन कई बार हम इसका थोड़ा सा अलग अर्थ भी निकाल सकते हैं कि जो नर, जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है, पहले आ गया। जिससे तुलना की जाती है, बाद में आ गया। मतलब उपमेय पहले आ गया और उपमान बाद में आ गया। इसमें क्या था? उपमेय बाद में था, उपमान पहले था। यहाँ क्या हो गया? उपमेय पहले है, उपमान बाद में है। जब इस प्रकार की स्थिति आती है, तब हमें रूपी शब्द का प्रयोग करना चाहिए। यह चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा सरल है। वो कहते हैं कि अगर इसका भी कर लें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब हम कंपटीशन कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए, समझनी चाहिए। आसानी से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब यहाँ शब्द देखिए, राजीव लोचन, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। शब्द क्या लिखा हुआ है? राजीव लोचन। मैं आपको कहता हूँ, ये राजीव लोचन शब्द दे दिया और वही चार विकल्प आपके सामने रख दिए। कर्मधारय, बहुव्रीहि, नंबर 3 अव्यय और नंबर 4 तत्पुरुष। बताइए, आपके सामने तो ये उत्तर दिख रहा है, आप उस उत्तर को तुरंत ही क्या कर देंगे? कर्मधारय समास के अंतर्गत ले लेंगे, लेकिन नहीं है, क्योंकि राजीव लोचन किसी का पर्यायवाची शब्द है। किसी का पर्यायवाची शब्द है। अब आप सोचेंगे राजीव लोचन किसका पर्यायवाची शब्द है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यह राम का पर्यायवाची शब्द है। क्यों? क्योंकि राम की माता सदैव राम को राजीव लोचन कहकर ही बुलाते थे। क्या तुम्हारी आंखें राजीव के समान हैं? लोचन का मतलब आंखें, राजीव का मतलब, वही पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ध्यान में रह जाएगा। राजीव शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द है। राजीव शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द है। और राजीव शब्द राजीव लोचन कहकर उसकी माता जी रामचंद्र जी को उनकी माता कहती थी, इसलिए इसका पर्यायवाची शब्द हो गया। तो यह बहुव्रीहि समास में आएगा। लेकिन विग्रह इस प्रकार का आ गया, विग्रह इस प्रकार का आ गया, राजीव के समान लोचन, तब हम लोगों को कर्मधारय समास को ही मानना है।
मुख्य चीज़ें यही है, यही चीज़ें आपके काम आने वाली परीक्षा में, यही आपके कन्फ्यूज़न को दूर करेगा। क्योंकि आप लोगों को पता चलेगा कि हम इन पर्यायवाची शब्द को नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग समाज में डिफीट खा जाएंगे। आपके सामने सारे शब्दों के बारे में लिखा हुआ है। नरसिंह, संसार सागर, सागर रूपी संसार, क्योंकि सागर भी गहरा है और संसार भी सागर के जैसा गहरा है। क्रोधाग्नि रूपी आ गया। अब आप सोच सकते हो क्रोध किसके समान, क्रोध रूपी अग्नि। कर कमल, कर कहते हैं हाथ को, ये पता नहीं होता, हालांकि ये चीज़ें तो सरल है, आप लोग पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। अब मैंने आपको बार बार इन चीज़ों के बारे में कहा है कि आपको पर्यायवाची शब्द पढ़ने ही चाहिए। क्यों पढ़ने चाहिए? यहाँ ऐसी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कमज़ोर सिद्ध कर देगी। तो आप लोग से मेरा निवेदन है कि आपको इस समाज के बारे में कोई भी बात समझ में नहीं आई हो, कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आया हो, कोई भी बात समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। किसी भी प्रकार से कोई भी छोटी सी छोटी चीज़, अरविंद मुख, अब अरविंद शब्द लोग इंसान के नाम को जानते हैं, जबकि अरविंद भी कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो ये चीज़ें तभी आपको समझ में आएगी, तभी आपके ध्यान में आएगी। मैंने जो चीज़ें छोटी छोटी बताई है, उपमेय उपमान के आधार पर कर्मधारय समास को समझाया है कि कहाँ उपमेय पहले आता है, कहाँ बाद में आता है। आपको एक बार भी ये चीज़ समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखिए, गति धीमे करके देखिए, स्टॉप करके देखिए, लेकिन देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें हमने पहले कभी नहीं पढ़ी थी, अब ही हम इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि परीक्षा में इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न खूब आने वाले हैं। और यह रीट हो, पटवारी हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, सब जगह इनका प्रयोग होता है। तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।